नहीं है, चलो केशव भी जुड़ गए, प्रभात भी जुड़ गए। तो हम ये बोल रहे थे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, याद रहे। इस कंफ्यूजन में कोई नहीं रहे कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ पढ़ने के लिए 8वां 9वां 10वां में जो सब पढ़ा या उसके पहले जो पढ़ा वो सारी चीजों की संक्रिया पढ़ रहे हैं। तो हम संक्रिया का मतलब होता है कि उसके नियम को अप्लाइड कैसे करेंगे, क्लास में बच्चों के ऊपर कैसे लागू करेंगे, वो चीज जानकारी लेना मैथ पढ़ने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम अब सीधे बात कर रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैथ नहीं है, ये पेडागोजी ऑफ मैथ है कि नहीं। उसके नियम को तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग का सब्जेक्ट क्या बच्चों के S7 में देखा क्या लिखा हुआ है, मैथ चीज जानकारी या पेडागोजी ऑफ मैथ। ठीक है, इसीलिए हम अब पेडागोजी ऑफ मैथ लिखा हुआ है, जो पढ़ रहे हैं वो मैथ नहीं है, ये पेडागोजी ऑफ मैथ क्या होता है सबको पता है। एक बार हम पेडागोजी स्पष्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये हर सब्जेक्ट में सबके लिए कॉमन चीज है। पेडागोजी को भी समझ लो थोड़ा सा। पेडागोजी ऑफ मैथ लिखा हुआ है, द मेथड एंड द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, द मेथड एंड द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। किसी भी सब्जेक्ट को जो तुम पढ़ते हो पढ़ाते हो, समझ लो थोड़ा सा, उस विषय को पढ़ने या पढ़ाने का जो तरीका है टीचिंग और उसकी प्रैक्टिस करने का जो तरीका है ना। अब कौन सा सब्जेक्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट, इन्हें अनएकेडमिक बात करेंगे। बहुत सारी चीजें अनएकेडमिक होता है। आपको मिसाइल कैसे चलता है, सवाल तो ये भी है। और उस हवाई जहाज कैसे चलती है, ये भी सवाल है। लेकिन तुम्हारे लिए एकेडमिक नहीं है ये। एकेडमिक उनके लिए होगा जो इसका सवाल जवाब एग्जाम में लिखेगा, है कि नहीं। एकेडमिक सब्जेक्ट जो तुमको पढ़ना पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, वो जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके कंसेप्ट को जानना। इट इज द डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, जो बताता है कि टीचिंग की प्रैक्टिस या टीचिंग में जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसकी प्रैक्टिस, उसकी व्याख्या, उसको करने का ढंग, उसको पढ़ाने का तरीका, उसको बताने का तरीका क्या है, वो चीज। द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड इंक्लूडिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम शिक्षा का जो मकसद है, जो एम है, उसकी बात करें। एंड द वेज इन विच गोल्स में बी अचीव्ड, या जिस तरीके का इस्तेमाल करके हम अपने गोल तक पहुंच सके उसके बारे में बात करें। द एक्टिविटीज ऑफ एजुकेटिंग और द इंस्ट्रक्शन, या ये कहो कि लोगों को एजुकेट करने का वो तरीका क्या है, वो साधन क्या है, वो इंस्ट्रक्शन क्या है, वो सलाह क्या है, वो मशवरा क्या है, ये सब पे बात करते हैं। द एक्टिविटीज दैट इम्पार्ट्स नॉलेज और स्किल, या ये कह सकते हैं कि वो सारी गतिविधि, वो सारी एक्टिविटीज जो संबंधित है किसी कौशल को जानने से, किसी ज्ञान के कौशल को जानने के बारे में, वो पेडागोजी, वो सब्जेक्ट, वो एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसीलिए मैथ की बात, मैथ में गुना नहीं करना होगा, गुना करने की जो संक्रिया उसको जानना, जोड़ना नहीं होगा, जोड़ने की संक्रिया को जानना, है ना। इन जोड़ घटाओ या जो भी संक्रिया है, चाहे वो दशमलव से संबंधित हो, बिना दशमलव के हो, चाहे वो इंटीजर से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह के फैक्ट्स को बताना कैसे है, उसको जानना कैसे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसके बारे में बतलाना, ये चीज आपका सब्जेक्ट है। समझ गए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग। इसीलिए हम कई उदाहरण दिए हैं, उसको समझाने के लिए भी कुछ उदाहरण देना पड़ता है। तो कोशिश किया कि इंटीजर का उदाहरण दिया, यूट्यूब पर भी जब हम बना के भेजे हैं उसके अंदर भी देख लो कुछ उदाहरण दिया है, उसमें ही बताया गया है। ठीक है ना। अब पूरा का पूरा 8वां के लेवल पर जाकर, 8वां के स्तर पर जाकर हम उसको नहीं बना सकते, लेकिन दशमलव की संक्रिया क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कल बात किया था कि दशमलव की जो संक्रिया है वो क्या क्या है। दशमलव के अंदर 7 प्रकार की बात किए थे हम, जिसको हम कहा था टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहा था, टर्मिनेट का मतलब होता है जो उसको टर्मिनेट किया जाए, जो कहीं ना कहीं जाके उसका अंतिम पद तक जितना कट सकता है उतना काट दो, काट देना है। जैसे 5/2 था तो पूरी तरह से कट गया, अब वो आ गया 2.5, है कि नहीं। तो ऐसा कोई भी लंबा चौड़ा हिसाब किताब जो पूरी तरह से कट जाए, काटना है ना, पॉइंट के जरिए से भी लेके काटे, कहीं ना कहीं पूरी तरह काटना है, कोई बचा खुचा नहीं रहेगा उसमें, तो वो मेरा शांत हो गया। लेकिन जब कितनों भी काटे हम, कितना भी काट लें हम, काटते काटते कटा जा रहा है, कटा जा रहा है, कटा जा रहा है, कटा जा रहा है, लेकिन इंड नहीं हो रहा है। और कटते कटते फिर पहले वाला पद आ जा रहा है, फिर पहले वाला टर्म आ जा रहा है। जैसे 1/3 है, तो 1/3 से अगर हम काटा 1 को तो 0.3 आया, फिर 1 आ गया, फिर 10 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर आया, फिर 3। अब ये कंटिन्यू चल रहा है, कभी भी नहीं कटने वाला है, तो ये अशांत हो गया। इसमें भी कई तरह का नंबर था, कुछ ऐसा था जो एक जैसा टर्म था रिपीट हो रहा है तो उसको हम अशांत भिन्न बोल दिया, लेकिन कुछ ऐसा टर्म था जो अशांत तो था लेकिन उसका एक पैटर्न एक जैसा नहीं था। कभी क्या हो रहा है, जैसे 3.10
फिर 1 1 0, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1 0, फिर आ रहा 1 1 1 1 1 0। मतलब इसका एक पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, इसको नियमता नहीं बांट सकते, तो उसको हम परिमेय संख्या से बाहर कर दिया, अपरिमेय संख्या में डाल दिए, क्योंकि इसके बाद हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में और q का एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल सकते हैं, है कि नहीं, इसीलिए परिमेय संख्या के सीरीज से बाहर चला गया था, बात खत्म। तो ये चीज होता है। तो इस सब तरह के संख्याओं के बारे में बात होती है, वो दशमलव संख्याओं की संक्रियाएं कहलाएंगी। अब आता है सवाल, इसके बाद वाला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न क्या है और उसका प्रकार क्या है, ठीक है। और उसके बाद है दैनिक जीवन में भिन्न और दशमलव भिन्न का इस्तेमाल कहाँ है, ठीक है। अब बताओ तुम में से कोई दैनिक जीवन में बताओ कि भिन्न और दशमलव भिन्न का प्रयोग कहाँ पर, ये तुम लोग बताओ। ये हम कल बताए थे, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे अभी। और लेकिन इसके बीच में हम तुम लोग का दे रहे, तुम लोग अपनी तरफ से जवाब बताओ, फिर हम तुमको बता रहे इबारती प्रश्न क्या होता है। इबारती प्रश्न किसको बोलेंगे? इबारत का मतलब हेडिंग होता है, समझे ना। इबारत को बोलते हैं हेडिंग। जैसे कोई चैप्टर शुरू करोगी तो पहले क्या होता है, उसका हेडिंग लिखा होता है ना, हेडिंग। तो हेडिंग का मतलब क्या होता है? हेडिंग से ये तुमको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ये आइडिया नहीं होता है, आइडिया हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर किस तरह का सवाल आने वाला है, उसके बारे में हम बात करते हैं, क्लियर है। तो वो तो वहां से हो जाता है। और लेकिन फिर भी इबारत में बोले तो किसको बोले, तुमने से तो बताओ, फिर हम बता रहे। इबारती सवाल किसको बोलेंगे, इबारती प्रश्न क्या होगा? अब तक तुम सवाल समझे, उसका जवाब समझे, बहुत कुछ बात किया हम। अब बात करते हैं इबारती क्या है, जो अलग तरह का चीज है वो हम बात करते हैं। हम हम थोड़ा सा 2 4 5 लाइन पढ़ते हैं कहीं से एक और तुम लोग सुन करके गेस करो, फिर हम उसके आगे व्याख्या कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग के घर पर बहुत तरह की चीज होती है, घर पर जहाँ हम लोग रहते हैं, घर पर मिलने वाले तमाम अवसर, बहुत तरह का मौका, अवसर, जैसे मान लो कोई फेस्टिवल है तब, या खेल कूद की बात है तब, या विद्यालय जाते हैं तब, या घर पर ही रहते हैं तब, है ना, टीवी देख रहे हो तब। बहुत तरह के काम हम दिन भर करते हैं। हम करते हैं मतलब हम में खाली हम ही नहीं है, हम भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चे का मतलब खास बात हम छोटे बच्चों पर ही करेंगे ना, इसलिए कि ये जो क्लास है खास छोटे बच्चों का क्लास है। DL 1 to 5 के बच्चों के लिए होता है, पता है ना। और टीचर भी जो बात करेगा 1 to 5 के बच्चों से संबंधित ही बात करेगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम प्राथमिक स्तर पे बात करें, प्राथमिक स्तर यानी 1 to 5, ये उससे भी पहले की बात करें तो नर्सरी, प्री नर्सरी, ये जो क्लास होता है, इस सब में आमतौर पर अगर देखो तो ऐसे संसाधन होते हैं जिसको नाटक के रूप में समझाया जाए, गतिविधि के रूप में समझाया जा सके। जैसे बच्चों को बताते हैं तैयार कैसे होगा बच्चा, तैयार होना मतलब स्कूल जाना है तो स्कूल जाने के पहले क्या होगा, वो ड्रेस पहनेगा, तैयार होगा। उसके अलावा अगर मान के चलो खाना पकाना, खरीदारी करना, ये खरीदारी करना क्या स्कूल में पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन स्कूल में बच्चा क्या करता है, स्कूल में जोड़ना घटाओ सीखेगा, जोड़ घटाओ गुना भाग सीखेगा। और उसी जोड़ घटाओ गुना भाग का प्रयोग कहाँ करेगा, वो मार्केट में करेगा। मार्केट में सीखेगा, सीखेगा तो स्कूल में सीखेगा, घर पर सीखेगा, इस सब तरह की चीज। तो चाहे खरीदारी हो, चाहे खाना पकाना हो, चाहे किसी इंसान को खुद कहीं आने जाने के लिए तैयार होना हो, है ना, किसी तरीके का कोई नया आदमी है उससे तुम्हारा परिचय करा रहे हैं, कोई ऐसा अवसर है, कोई शादी विवाह का अवसर है, या कोई ऐसा ओकेजन है, कोई ईद का त्यौहार है, कोई दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है, इसमें बहुत सारे लोग आए, इनसे मिलना मिलाना हो रहा है, तो वहां पे हम नए बच्चों को उनसे मिलाएंगे। इन सब तरह की एक्टिविटी में बच्चों को तैयार होना होगा। अब ये चीज अगर वहां पे कोई मान के चलो तुम्हारे घर का बच्चा है, पढ़ने में बहुत तेज है, मैथ में खूब नंबर लाता है, साइंस में खूब अच्छा नंबर लेकर आता है, अंग्रेजी में भी अच्छा नंबर लाता है, लेकिन कोई मिलने वाला है वहां पे चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता है, वो पूछ रहा है कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, क्या वो बोलेगा हाँ बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में? बताओ, वो क्या कहेगा? बच्चा तो कहेगा, वो क्या कहेगा, बकलोल है, बोलने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, सवाल पूछता है चुपचाप बैठा रहता है, कुछ आता जाता नहीं है। फिर रिजल्ट देखा, देखिए ये बच्चा इतना अच्छा नंबर लाया, कि पता नहीं कैसे ले आया, बोलता बोलता तो है ही नहीं, पता नहीं जानता है कि नहीं जानता है, चोरी करके ले आया क्या लाया। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि जो दिखता है वो बिकता है, बहुत पुरानी कहावत है, सुना होगा ना।
जो दिखता है वो बिकता है। अगर तुम्हें किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ या कुछ सामान खरीदने के लिए जाओ तो क्या देखोगी? बड़ी सी दुकान, जिसको देख के लगे कि हाँ अपडेट वर्जन है, लेटेस्ट सारा सामान इसके यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ जाएंगे क्यों? उसके यहाँ हर तरह का सामान मिलेगा, हर रेंज का सामान मिलेगा, अपनी पसंद का सामान मिल जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी दुकान में लोग आमतौर पर नहीं जाता है ना। अब अगर तुम्हारा संबंध है कि किसी जगह और वहाँ कोई बोला है कि वहाँ फलानी जगह फलाना सामान है, तब तो चले जाएंगे हम। लेकिन अगर ऐसे जाना होगा तो किसी बड़े दुकान में ही जाते हैं, बड़े शोरूम में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा, ये माइंड सेट होता है हमारा। तो कहने का मतलब अगर एक बच्चा अच्छे से बोल लेता है, उसका रिजल्ट तुम नहीं देखो पढ़ने में कैसा है, लेकिन बोलने में बड़ा दबंग है, तुरंत हर चीज़ का जवाब दे रहा है, फटाफट हर चीज़ का उत्तर दे रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, किसी भी आदमी से मिल गया, घुल मिल गया, जवाब देने लगा, क्वेश्चन आंसर करने लगा, लोग कह रहे हैं कितना बोल्ड बच्चा है, बहुत तेज होगा पढ़ने में, लोग बोलता है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि वो बच्चा बहुत तेज होवे करेगा। अगर बोलने में बड़ा बोल्ड है, तेज होगा ही ऐसा नहीं। लेकिन आम तौर पर ये बात हम बोलते हैं कि अगर जो बच्चा बदमाशी करने में आगे है, तेज है, बोल्ड है, हर चीज में आगे है ना, तो इसका मतलब वो हर तरीके से सुव्यवस्थित होगा, मतलब पढ़ने में भी आगे होगा, है ना, समझने में भी आगे होगा, बदमाशी में भी आगे होगा, खेल कूद में भी आगे होगा। जैसे कौटल्या का नाम तुम लोग सुने होगा, कौटल्या का नाम। कौटल्या जब 5 क्लास में था, 5 साल का ही था जब वो, और जब वो 10 साल का हुआ तब भी आया था टीवी पर, तो उसका इंटरव्यू लिया गया। तो उसके पास 116 आदमी सवाल कर रहा है, जब वो 5 साल का बच्चा है, सबके सवाल का जवाब वो दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे वो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हाँ उसका दिमाग जरूर है कि उसके दिमाग को आगे बढ़ाने में उसके घर के हर आदमी का योगदान है ना। तो जब हम बच्चों को उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो बच्चे का माइंड अपने आप को उस हिसाब से मोड़ लेगा, मोल्ड करेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है जब इबारती बात की जाएगी, इबारती सवाल की बात की जाएगी, तो इबारत का मतलब होता है हेडिंग। तो हेडिंग मतलब हेडिंग पहले दिखती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर भी तुम सब में से सबका नाम का, अब जैसे देख लो, तुम अपने स्क्रीन पर देख लो, जियांशु लिखा हुआ है, तो जियांशु पूरा नाम है, लेकिन जे जो होगा एकदम बोल्ड गोल में लिखा हुआ है। सोनी नाम है, लेकिन सोनी में एस जो है वो पूरा बिल्कुल गोल में लिखा हुआ है, बीच में गोल गोल। राज लक्ष्मी का आर को देख लो, बीच में लिखा हुआ है। अर्चना का ए देख लो, बीच में लिखा हुआ है। हेमा का एच देख लो, रूपा का आर देख लो, है ना। कविता का के देख लो, कितना बोल्ड लिखा हुआ है, पहला लेटर बोल्ड में लिखा हुआ है, अब बाकी पूरा नाम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो अब बताओ, तुमसे बोले कि भाई राज लक्ष्मी जल्दी दिख जाएगा सिरे से, या आर ज्यादा क्लियर दिखेगा, तो क्या पहले दिखेगा? आर ही दिखेगा ना पहले, ठीक है। इसी तरीके से अभी जैसे रूबी लिखा हुआ है, RUBI 4 लेटर है, और आर जो लिखा हुआ है रूबी का आर, वो कैपिटल बीच में बोल्ड में लिखा हुआ है, वो ज्यादा क्लियर दिखेगा। मतलब यही इबारती का मतलब है कि जो अंदर में मटेरियल है वो बाहर से दिखे। अगर तुम्हारा नाम रूबी नहीं होता, अगर सूबी होता, तो आर कभी नहीं ऊपर में दिखाता, एस दिखाता। जैसे सोनी है तो उसका एस पहले दिखा रहा है, उसमें ओ नहीं दिखाएगा पहले, चूंकि पहला लेटर कैपिटल लेटर एस है, वो पहले दिखा रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से होगा। अब तुमको तुम्हारे इसमें यू लिख के दिखा रहा होगा, चूंकि तुम खुद जुड़े हो। जैसे हमको यहाँ पर यू करके दिखा रहा है, तुम्हारे इसमें मेरा नाम पी से दिखा रहा होगा, एपिक दिखा रहा होगा, है कि नहीं, इस तरीके से। तो ये जो होता है, ये तुम्हारा इबारती का मतलब हेडिंग होता है। तो हेडिंग जो चीज होती है उसके अंदर टॉपिक उसी के बारे में होगा, ये माना जाता है। तो अगर बच्चा बोलने में तेज दिख रहा है, बच्चा कोई एक्टिविटी करने में तेज दिख रहा है, बच्चा किसी चीज का जवाब देने में फास्ट है, तुरंत में, और एकदम हाजिर जवाब है, सवाल करो जवाब हाजिर है, तो हम ये मान के चलते हैं बच्चा जो प्रैक्टिकली इस तरह दिख रहा है वो डेफिनेटली पढ़ने में भी आगे होगा, काम करने में भी आगे होगा, बदमाशी में भी आगे होगा, खेल कूद में भी आगे होगा। It means every activity that impart with the child must be good and must be clear, fast, सब कुछ होगा। मतलब बच्चा तेज होगा, बच्चा आगे होगा, बच्चा स्पष्ट होगा, हर काम वो करने में सामने से दिखेगा, पीछे नहीं भागेगा वो, है ना। लेकिन अगर बच्चा हर चीज करने के पीछे भाग रहा है, अगर तुमको याद हो तारे जमीन पर मूवी आई थी आमिर खान की, देखा होगा, उसमें जो एक बच्चा रहता है, अगर वो गाना भी गाता है, ठीक है, और उस गाने में सारे बच्चे को उलझा के रखता है, लेकिन तब भी वो बच्चा एकदम साइड साइड पड़ा रहता है अकेले में। इसका मतलब क्या था? वो अपने आप को सब बच्चे से अलग मानता है। इसका मतलब वो बच्चा सबसे अलग है क्या? नहीं, वो बच्चा अलग नहीं, लेकिन उसका माइंड अलग है, उसकी समझ से परे है वो चीज, जिसपे आमिर खान खास फोकस करता है, गार्जियन को मिलता है,
उसकी प्रॉब्लम को जानता है, उसका इलाज कराता है और फिर उसको पेरेंटिंग में आगे बढ़ाता है। जो कंफ्यूजन थी, जो ए और वी को समझने में दिक्कत कर रहा था, एम और डब्ल्यू को समझने में दिक्कत कर रहा था, वो हिंदी का व और व में क्या अंतर है, इसमें धोखा खा जा रहा था वो, है ना। ख और रब और रब लिखा हुआ है तो इसमें क्या अंतर होगा, मतलब एक जैसा जो दिखने में एक सा लग रहा है, उसमें कंफ्यूज होता था वो, है ना। तो उसकी कंफ्यूजन अलग थी, तो उसकी परेशानी अलग थी, उसको डंडा मार के हम ठीक नहीं कर सकते थे। तो उसकी टैकल करना, उसकी प्रॉब्लम को जानना पड़ता है। अगर ऐसा कोई दुविधा किसी बच्चे में होगा तो डेफिनेटली वो पीछे भागेगा। और ऐसा का मतलब यही प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बच्चा, सीबीएसई मानती है, सीबीएसई के अंदर आज के डेट में सीसीई करिकुलम है, समझते हो ना, कंटिन्यूअस करिकुलम इवेलुएट करता है वो, मतलब बच्चे को अलग अलग टाइम में जज करता है। कभी फॉर्मेटिव टेस्ट ले लिया, फिर दोबारा फॉर्मेटिव टेस्ट ले लिया, फिर उसका क्या कहता है समेटिव टेस्ट ले लिया। इस तरीके से एक साल के एग्जाम को 6 हिस्से में बांट देता है वो। पहला 1 महीने पर, 2 महीने पर ले लिया, फिर 1-2 महीने पर ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके। अब बच्चा छोटा एज का है, उतना को अपना ऑब्जर्व किया, उतना का एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ता है कि हाँ चलो हम कर सकते हैं, आई कैन डू दैट, ऐसा मैं कर सकता हूँ, बच्चों को यकीन होता है। फिर बच्चा और आगे बढ़ता है, फिर वो अगला 2 चैप्टर कर लेता है, फिर समेटने में पूरा मिला के पूछ लिया। इस तरीके से साल में 6 एग्जाम लेके बच्चे को हर बार रिवाइज भी हो गया, याद भी हो गया, टेस्टिफाई भी कर लिया, बच्चा आगे बढ़ गया। सीबीएसई मान के चलता है कोई बच्चा अगर फेल हुआ है तो बच्चे की गलती कम है, उसके शिक्षक की गलती ज्यादा है। बच्चा फेल नहीं कर सकता है अगर सही पैटर्न का इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बच्चे को जिम्मेदार कम माना गया, बच्चे के गार्जियन को ज्यादा जिम्मेदार माना गया। गार्जियन या अभिभावक सिर्फ तुम नहीं हो, सिर्फ हम नहीं है, टीचर प्लस गार्जियन, दैट ऑल आर इंगेज्ड विद द चाइल्ड। जो सारे लोग बच्चे के आसपास हैं, जो बच्चे को घेरे हुए हैं, जिनसे बच्चा घिरा हुआ है, उन सबके किए गए एक्टिविटी का असर बच्चे पे पड़ेगा। अगर बच्चा आगे नहीं, अभी अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बार बार व्हाट्सएप पे आ रहा है, तरह तरह का वीडियो देखा होगा, और सही आ रहा है, गलत वीडियो नहीं आ रहा है। इसमें जितना हम और जितना तुम परेशान है, हम लोग तो कम परेशान है। सोचो उस बच्चे को जिसको ये नहीं पता कि बीमारी क्या होती है, वो दवा भी खाने से डरता है, और उसको डराने के लिए कहता है अभी इंजेक्शन दे देंगे, तो बाहर निकलने की जिद छोड़ देगा, खिलौने की जिद छोड़ देगा। अगर कहीं पे जिद पार गया तो इंजेक्शन दिखा दो, दे दें क्या, तो नहीं नहीं नहीं, तो चुप हो जाएगा। मतलब बेचारा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता है, उतने छोटे बच्चे को हम छोटी छोटी चीज से डरा देते हैं, और वो बच्चा, उसका खेल बंद है, उसका स्कूल बंद है, उसकी पढ़ाई लिखाई बंद है, उसका सब कुछ एक्टिविटी बंद है, घर में पड़ा हुआ है, उसके माइंड पर क्या असर पड़ेगा। और उसको हम खाली ऑनलाइन पढ़ा के क्या करेंगे, ऑनलाइन तुम्हारे लिए ठीक है, तुम लोगों को खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमको मटेरियल मिल जाए और यहाँ से समझा सकते हैं, तुम अपने आप ऑनलाइन जुड़ सकती हो, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, तुम क्रॉस क्वेश्चन हमसे कर सकते हो। अगर मान लो कविता को कोई सवाल में दिक्कत आ रही है, कविता डायरेक्टली सवाल कर सकती है, यहाँ पे हम जवाब देंगे, नहीं समझेगी फिर हम उसको पीडीएफ भेज देंगे, फिर नहीं समझेगी पर्सनली कॉल कर लेगी, है ना। इसी तरीके से हेमा और रूपा हो, अर्चना हो, राजलक्ष्मी हो, रूबी हो, सोनी हो, या फिर प्रभात हो, या केशव हो, कोई भी हो, सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा। लेकिन बच्चा इतना सेंसेबल नहीं है, उसको तुम जो दे दो उसी में कहर कुहर के पढ़ेगा वो। उन बच्चे का तो पूरा बचपना बर्बाद हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे में उस बच्चे को अक्सर गार्जियन घर पर भी डांट रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। गार्जियन की जवाबदेही बनती है उन बच्चों को हंस खेल के पढ़ाए। ऐसे में उसको घर का अच्छा माहौल मिलना चाहिए, डांट डपट का माहौल नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई करता है तो गलत करता है, अगर तुम में से भी कोई कर रहा है तो काइंडली प्लीज डोंट डू दैट एक्टिविटीज। बच्चों के साथ बचपना रहने दो, उनको खेल कूद के पढ़ाओ, कम पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के दबाव में टेम्परेचर उसके ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा, टेंशनाइज हो जाएगा, ये साइड इफेक्ट है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब हम इबारती की बात करते हैं तो इबारत का मतलब होता है हेडिंग की बात होती है, जो दिखता है तुमको, ठीक है ना। अगर हम किसी भी किताब की बात करें, अगर मान के चलो 2 मिनट के लिए तुम्हारे सामने भी, अभी हम तुम्हारे नाम का उदाहरण दिए जो मोबाइल में शो कर रहा है कि हेमा का एच कैपिटल बहुत बोल्ड में दिखा रहा है, गोल गोल, लेकिन हेमा लिखा हुआ HEM में वो छोटा पड़ जा रहा है। तो ऐसी एच जैसे ज्यादा बोल्ड दिख रहा है, तो एच बता रहा है कि एच नाम से कोई नाम होगा, एच लेटर से कोई नाम होगा, वही इसके अंदर है ना। रूपा नाम आएगा तो आर हेडिंग ऊपर आया है, अर्चना है तो ए ऊपर आया है, तो वो हेडिंग को शो कर रहा है। इसी तरीके से बच्चा जो अपने आप को शो करेगा, जो एक्टिविटी को वो शो करेगा, वो उसका इबारत है। इसका मतलब बच्चे के अंदर उस तरह की एक्टिविटी होगी। अगर बच्चा बोलने में बहुत ज्यादा है आगे, तुम ABCD पूछ रहे, बच्चा फटफट पूरा जवाब बता दे रहा है, ABCD खत्म कर लिया,
और ABCD कार्ड बताने लगा, A फॉर एपल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो अरे बाप रे, जितना पूछना है उससे बढ़ के जवाब दे रहा है। तुम उसको बोलो लिख के दिखाओ, बच्चा लिख के दिखा देगा हिंदी, तुम बोले हिंदी लिखने को, हिंदी लिख दिया। अब बोल रहा है उर्दू लिख के दिखाए, देखिए उर्दू भी लिखने हमको आता है, देखिए अंग्रेजी भी लिखने हमको आता है। इसका मतलब बच्चा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, मतलब बच्चा एक्टिव है ना। तो ऐसा अगर बच्चा एक्टिव है तो खाली ऐसा नहीं पढ़ने में एक्टिव होगा, बच्चा खेल में भी एक्टिव होगा। तो अब खेल में एक्टिव हो तो कह रहा है खाली खिलाड़ी हो गया है, ऐसा नहीं। उसके खेल में जो उसका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अगर उसका पढ़ाई में हो जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा। अब होता क्या है, जैसे तुम देखो आज के बच्चों को हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा मोबाइल गेम में लग जाता है, ठीक है। तो मोबाइल गेम में बच्चा लग गया तो जिम्मेदार बच्चा है। पहली बार बच्चा मोबाइल जान रहा था, उसको मोबाइल दिया कौन था? गार्जियन दिया था। मोबाइल का कीड़ा, मोबाइल का दीवाना उसको बनाया कौन? गार्जियन बनाया। तो आज अगर बच्चा मोबाइल पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चा ही नहीं है, बल्कि बच्चा से ज्यादा से गार्जियन है। तो हमको बच्चों को बताना पड़ेगा कि जिस तरीके से मोबाइल में उसको इंगेज हम पहली बार किया, क्यों किया? ताकि वो हमको फ्री कर दे, हम कोई काम कर सकें। यही ना होता है। तुम में से जो गार्जियन है जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझ रहा होगा, वो सामने आके बोल सकता है कोई ऐसा दिक्कत है तो। अब हेमा से पूछे तो नहीं बताएगी, उसको उतना आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चीज हम कविता से पूछेंगे तो बता सकती है, उसके साथ ज्यादा आइडिया होगा क्योंकि उसका छोटा बच्चा है। तो अगर छोटा बच्चा परेशान कर रहा है तो कविता सोचे कि हमको बर्तन धोना है, हमको खाना बनाना है, हमको ये काम करना है, हमको वो काम करना है। इसको मोबाइल में एंगेज कर देता है, मोबाइल में लगा दिया। अब उसको मोबाइल में इंटरेस्ट तुम खुद पैदा कर दी हो, अब वो बार बार मोबाइल मांगेगा। तो अगर तुम उसी टाइम उसको किसी और चीज में एंगेज करने का रास्ता बनाती, कुछ ऐसी पिक्चर बुक में उसको एंगेज कर देती, कुछ पिक्टोग्राफ वाली बुक होती वहां एंगेज कर देती, है ना। या कोई एक्टिविटी करवाती, उससे कोई खेल होता, जैसे मान लो वर्ड पजल आता है, पजल गेम के लिए वर्ड पजल आता है वो दिखाओ, या ब्लॉक्स वगैरह आता है उससे कुछ बनाना बताओ, क्रिएटिविटी बनाओ। इस खेल में बच्चों को एंगेज करना सिखाया होता तो बच्चा, हम ऐसा नहीं कर नहीं सिखाई होगी, हम कविता ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। ये मत कि कविता को लगे हम उसी को लेके टारगेट कर रहे हैं, हम तो जान भी नहीं रहे कविता का क्या है नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं। तो अब वहां पर क्या चाहिए कि जिस तरह मोबाइल के लिए हम बच्चों को एंगेज करने के लिए बच्चा को मोबाइल दे दिया, वैसे ही बजाय मोबाइल के कोई और चीज भी एंगेज कर सकते थे, बच्चे को किसी और चीज में एंगेज कर सकते थे जिससे वो खेल जानता, जिससे वो कोई एक्टिविटी को जाना होता है कि नहीं। और उस एक्टिविटी के जरिए से, अब जैसे राइम है, राइम अगर बच्चा पढ़ेगा तो कल के डेट बच्चों की क्लास में भी वो चीज आएगी, है ना। उसको कोई और चीज हम बताएंगे, ऐसा पढ़ने लिखने वाला चीज बताएंगे जिसमें वो खेल खेल में उस पढ़ने लिखने वाली चीजों को सीख भी जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको गेम ही दिखा रहे हैं, मोबाइल में गेम ही दिखा रहे हैं, तो बहुत तरह का खेल आता है, जादुई कहानी आती है, भूत वाली कहानी आती है, ये सब भी आता है। और उसी के साथ साथ अल्फाबेट भी आता है, काउंटिंग नंबर भी आता है, राइम्स भी आती है। तो तुम कोई अगर कार्टून दिखा रहे हो, तुम कोई ऐसा स्टोरी दिखा रहे हो, तुम कोई ऐसा दूसरा चीज दिखा रहे हो वहाँ पे मोबाइल के अंदर, तो उसी मोबाइल के अंदर तुम उसको काउंटिंग नंबर सिखा सकते हो, उसी मोबाइल के अंदर उसको अल्फाबेट सिखा सकते हो, उसी अल्फाबेट के अंदर तुम उसको कोका सिखा सकते हो, है कि नहीं। तो ऐसी चीज भी उसी मोबाइल से आएगी, वहां भी बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि तुमने अपने बच्चों का इंटरेस्ट किधर जगाया है। अगर बच्चों का इंटरेस्ट अल्फाबेट में आ गया है, बच्चों का इंटरेस्ट काउंटिंग नंबर में आ गया है, बच्चे का इंटरेस्ट ऐसी किसी पहेली में आ गया है, किसी जानवर के द्वारा पूछी गई पहेली है, खेलकूद में पहेली आई है, उसमें बच्चा इंटरेस्ट लगा लिया है, तो बच्चा उसी चीज को सर्च करेगा और बार बार यूट्यूब पे अपने आप वो चीज सामने आएगी भी। तो बच्चा अब उसके अंदर जाके टाइप नहीं करेगा तुम्हारी तरह मेरी तरह, वो सीधे जो पिक दिख रही है ना उसको टच करेगा और वही चीज को बार बार दिखेगा। तो अगर वो 10 बार सुनेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एक बार बच्चा बोलेगा भी 1 2 3। अगर बार बार ABC देखेगा, A फॉर एप्पल देखेगा, B फॉर बॉल देखेगा, तो 10 बार देखने के बाद एक बार बोलेगा भी A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, या नहीं बोलेगा? सो बताओ, बोलेगा ना। तो अगर इस तरीके की हम एक्टिविटी करते हैं, दिस इज टू बी कॉल्ड, हाँ इसी को बोलते हैं इबारती। इबारती यही चीज है, मतलब हम बच्चों के सामने वैसी चीज लाएं जो बच्चों के काम की चीज है और बच्चों को उसकी तरफ इंटरेस्ट जगाएं। ऐसा नहीं कि जब पैदा हुआ तभी से उसको इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट हमको जगाना पड़ेगा। हम बच्चों को उस लायक बनाएंगे ताकि बच्चों का इंटरेस्ट उस फील्ड की तरफ घूम जाए, बच्चे उधर की तरफ सोचने लगे, मेरे हिसाब से बच्चा वो काम करने लगे। कोई भी बच्चा हो या कोई भी शिक्षक हो, इबारती सवाल को जोर से बोलकर पढ़ सकता है। छोटे बच्चों के साथ शिक्षक को सवाल पढ़ने की जरूरत हो सकती है या सवाल पढ़ने में उसका मार्गदर्शन करना पड़ सकता है। बच्चा छोटे सवालों को या बड़े सवालों को, बच्चा छोटा है तो छोटा सवाल ही उसके लिए बड़ा होगा,
तुम बड़े हो, तुमसे बोलेंगे अल्फाबेट, तुमसे इस तरह के तक पढ़ देना। अब बच्चों को बोलेंगे अल्फाबेट, तो बच्चा वेट करेगा अल्फाबेट में क्या, ए की बात हो रही है कि सी की बात हो रही है। अब उसके सामने बिल्ली भी एक इमेज है, अगर बच्चों को सिखाना है एप्पल और ए हम दिखा रहे हैं तो वो एप्पल देख करके ए बढ़ाएगा, और अगर बड़े बच्चे से बोलेंगे अल्फाबेट तो ए से लेकर Z तक पढ़ देगा। तो कहने का दोनों का एज अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों का नॉलेज अलग है, दोनों की स्किल अलग है, तो दोनों का एक्टिविटी भी डेफिनेटली अलग होगा। तो हम बच्चे को छोटे छोटे हिस्सों में चीजों को बताएंगे, सिलसिलेवार ढंग से चीजों को बताएंगे, बच्चा उसको समझेगा। यही चीज इबारती प्रश्न के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और अगर मान के चलो सवाल तुमसे हम करते हैं छोटा सा इबारती प्रश्न से, तैयार हो तुम लोग सवाल के लिए? सवाल है, मान लो कविता के पास तीन क्या है, कोई सामान है, ठीक है, 3 अमरूद है, मान लो गुआवा, अमरूद नाम सुना है, फल है, 3 अमरूद है। अब मान लेते हैं कि मान लो हेमा है, हेमा के पास कविता से 4 अमरूद ज्यादा है, ठीक है। तो अब बताओ उनका दोस्त, तुम दोनों का दोस्त कोई भी हो, मान लो कविता और हेमा की बात किया, कविता के पास 3 अमरूद है, हेमा के पास उससे 4 ज्यादा अमरूद है, ठीक है ना। और इसके बाद हम मान लेते हैं कि चलो राजलक्ष्मी, ठीक है, राजलक्ष्मी क्या करती है, इन दोनों का जितना भी अमरूद है उसको बराबर हिस्सों में बांटती है, बराबर हिस्सों में बांटती है। तो अब बताओ ये जो हम बोले ये क्या हुआ, ये जो पूरी हम एक अलग अलग नाम, हेमा नाम बोले, राजलक्ष्मी नाम बोले और कविता नाम बोले, तो कहा कविता के पास 3 अमरूद है, हेमा बोले तो हेमा के पास, हम ये नहीं बताया कितना अमरूद है, लेकिन ये बताया कि कितना अमरूद है, हम बोले कविता से 4 ज्यादा है। तो ये किस तरह की एक्टिविटी है, अगर बच्चे को ये बात हम बोलेंगे तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा पहले 3 अमरूद छाटेगा, चूंकि 3 बोले थे तो 1 2 3 तो कर लेगा। जब हेमा वाली बात बोले तो उसको कहा कि इससे 4 ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इसमें क्या चीज वो सीख रहा है, वो काउंटिंग या जोड़, जोड़ या काउंटिंग, जोड़ भी सीख रहा है, काउंटिंग भी सीख रहा है, जोड़ और काउंटिंग दोनों ना हो गया। पहले तो 3 गिना, अब उस 3 के बराबर कोई चीज को रखेगा तभी ना ज्यादा करेगा। तो जब 3 के बराबर किसी चीज को रखेगा तो बराबरी करना सीख गया वो, कि भैया इस 3 के बराबर करो पहले। अब ये दोनों बराबर हो गया, अब बोला गया इससे ज्यादा है कि नहीं, तो इससे ज्यादा पहले बच्चों को बताएंगे देखो इससे ज्यादा करने के लिए पहले इतना लाओ, बात सुन लो पहले। तो अब वो क्या करेगा, कविता के बराबर अमरूद लाने के लिए 3 ठो अलग से अमरूद लाएगा और उसको रखेगा, लेकिन वो कविता के लिए नहीं लाया, कविता के लिए 3 ठो काफी था, वो उधर हो गया। उसको पूरा करना है कि हेमा के पास कितना है, तो हेमा के पास जितना है उतना पूरा करने के लिए फिर से दोबारा कविता के बराबर लाया पहले, और तब उसमें 4 जोड़ा है। तो पहले बराबर करना सीखा कि नहीं सीखा वो, नंबर 1। अब दोबारा क्या हुआ, काउंटिंग सीखा कि नहीं सीखा, और दोबारा वो क्या क्या ज्यादा करने के लिए जोड़ना सीखा या नहीं सीखा। तो अब जोड़ करके कितना लाया, 7, 4 जोड़ा तो 7 हो गया। तो अब इधर 3 और उधर 7, दोनों मिला के आप बोल रहे हैं कि दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, क्योंकि अब क्या करना है, राजलक्ष्मी को इसका आधा देना है, तो अब दोनों को पहले जोड़ेगा, तो वो 3 और वो 7 को फिर जोड़ेगा, तो फिर जोड़ने की संक्रिया हो गई, मतलब रिवाइज कराया, गिनती गिनना सिखाया, जोड़ना सिखा दिया, और टोटल कितना हुआ 10 गिनना बता दिया उसको। 10 तक गिनना भी सीख गया, उसको जोड़ना भी सीख गया, उसको बराबर करना भी सीख गया, ज्यादा कम भी सीख गया वो। अब उसके बाद बांटना सीख रहा है, 10 को जब 2 हिस्से में बांटेगा तभी ना 5 आएगा, अब वो राजलक्ष्मी को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अब इस कहानी के बाद हम बच्चे से पूछेंगे बताओ राजलक्ष्मी के पास ज्यादा अमरूद है, या कविता के पास ज्यादा अमरूद है, या फिर हेमा के पास ज्यादा अमरूद है, तो अब बताओ क्या हुआ। अब तो वो कहेगा ना एक के पास 3 था, एक के पास 7 था, और अब जो निकाला गया राजलक्ष्मी के पास वो 5 है। तो अब इस तीनों की बात कर ले कि 3 ज्यादा है कि 7 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है,
तो बच्चा कंपेयर करना सीखेगा ना। अब बच्चा कंपेयर करना तो नहीं जान रहा है, लेकिन जब ये देखेगा 3 है, इसमें 2 और जोड़े तब हुआ 5, तो इसका मतलब जोड़ने के बाद आया 5 यानी ज्यादा हो गया। फिर और जोड़े तब आया 7, मतलब हेमा के पास और भी ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब बच्चा खेल खेल में अमरूद के बहाने, खेल कूद के बहाने जोड़ना सीख गया, बराबर करना सीख गया, भाग करना सीख गया, गिनती गिनना सीख गया। तो ये इबारत है, ये हेडिंग है, हेडिंग के जरिए बच्चों को सिखाया जाएगा। इन सब तरीकों से छोटे बच्चों को सिखाते हैं। इट इज कॉल्ड इबारती प्रकार के प्रश्न, और उसके द्वारा बच्चों को कोई चीज सीखना सिखाना। अब जब बच्चा ये चीज सीख जाएगा, तुम अमरूद को हटा दो, अमरूद की जगह अंगूर कर दो, अंगूर की जगह केला कर दो, केला की जगह उसको मेला में ले जाओ, मेला में बहुत सारे खिलौना खरीदवा दो, और फिर सवाल जवाब कर लो। बच्चा तुम्हारे साथ इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? लेगा। तो बच्चे को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। इस लॉकडाउन में कम से कम बच्चों का इंटरेस्ट और लॉकडाउन में उनका बचपना दोनों को मेंटेन करते हुए तुम्हारा जो टॉपिक है इबारती सवाल, इसको सॉल्व करने का प्रयास अपने बच्चों के साथ ही करो। जरूरी नहीं कि सबके पास बच्चे ही हैं, लेकिन हर घर में बच्चे हैं। किसी का अपना बच्चा नहीं है तो भाई बहन का बेटा है, बेटी है, उसके साथ खेल लो। इस तरह के सवाल जो आपको उनके साथ टैकल करो, ठीक है। ये भारतीय प्रश्न है, ठीक है। और डेली लाइफ में इनका उपयोग क्या है? डेली लाइफ में इनका उपयोग ये है कि अगर एक बार बच्चा, कोई बच्चा हो, वो ये सीख गया कि 3 कैसे आता है, कविता को 3 अमरूद देने के लिए, हेमा को 7 अमरूद देने के लिए कैसे लाएगा 3 में 4 जोड़ करके, वो सीख गया। और इसके बाद फिर पूरा 10 जोड़ के 2 हिस्से में बांट के 5 कैसे आया, ये वो सीख गया। तो जनरल लाइफ में अगर कहीं पे कोई सामान खरीदना होगा, वहां भी 2 रुपया 4 रुपया जोड़ना होगा, वो जोड़ के सामान खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? अगर वहां पे किसी चीज को, अगर मान लो 10 रुपए का कोई सामान है और उसका आधा वो सामान लिया है, तो 10 को 2 हिस्से में बांट के 5 निकाल सकता है वहां भी वो, और 5 रुपया उसको दे सकता है वो, है ना। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब सामान खरीदने जाएगा, मार्केट में जाएगा, बाजार में जाएगा, तो वहां भी वो इन खेल कूद में सीखी गई क्रियाओं को, गतिविधियों के द्वारा सीखी गई चीजों को प्रयोग में लाएगा, और यही डेली लाइफ में उनका उपयोग है। समझे? ये मेरा पूरा तुम्हारा यूनिट 4 था, और ऊपर वाले के कर्म से तुम्हारा पूरा जो चारों यूनिट है वो खत्म हो गया मेरे हिसाब से। अब रही तुम्हारे हिसाब से खत्म है नहीं है, तुम क्वेश्चन कर सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो, उसका जवाब हम तुमको पर्सनली व्हाट्सएप पर दे देंगे, ठीक है। शायद कल तो मेरी क्लास भी नहीं है, लेकिन हम इस बीच अपना कोर्स को कम से कम खत्म कर दिया। बाकी रही हम PDF भेज देंगे, जो तुमको सवाल चाहिए वो भेज देंगे, और भी किसी को क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, वो हम बता देंगे, ठीक है। दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं का मतलब था कि हम दशमलव संख्या जितने तरह की है, हम तुमको कल भी बताए थे कि दशमलव में 2 तरह का दशमलव है। एक वो दशमलव जो पूरी तरह कट जाता है ना, पूरी तरह कट जाता है ना। तो जो पूरी तरह से कट जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? शांत, शांत है। अच्छा, और दूसरा था जो पूरी तरह नहीं कटता है, अशांत है, तो उसको हम डैश में लिख देते हैं। और तीसरा भी एक तरीका था जो पूरी तरह नहीं कटता है, लेकिन उसको हम डैश में लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न एक सा नहीं है ना। वो अनियमित तौर पे भागा जा रहा है, कहीं पे 1 एक बार आता है, फिर 2 बार 1 आता है, फिर 3 बार 1 आता है, कहीं पे 0 एक बार आता है, कहीं पे 0 दोबारा रिपीट कर रहा है, फिर 3 बार रिपीट कर रहा है 0। मतलब वो सिलसिलेवार ढंग से बढ़ता जा रहा है, कब तक बढ़ेगा उसका लिमिट नहीं है। तो उसको हम लिमिट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसको अपरिमेय में डाल दिए थे हम। तो ये सब संक्रिया है, इस पे सवाल आता है, उसको हम बनाते हैं। बच्चों को इसी चीज को समझाना होता है, इसके लिए नियम है। अब संक्रिया का नियम, संक्रिया क्या होता है? नियम होता है। तो हम बोले जो शांत है, शांत, जो पूरी तरह कट जाएगा, जैसे 5/2 है तो 2.5 आएगा, पूरी तरह कट गया, ये शांत है। तो सॉल्व तो करेंगे काट करके हम, तो काटना तो 2 से 5 को भाग दे दो, 2 दूना के 4, 1 बच गया, पॉइंट डाल दो, 2 पंचे 10, कट जाएगा। ये बच्चों को बता दिया। अब इस प्रक्रिया को बोले क्या? तो हम कहें चूंकि भैया पूरी तरह कट गया है, बाबू पूरी तरह कट गया, ये शांत हो गया, ये नाम लिख देंगे। तो ये जो पढ़ाया गया है, ये उसके बचपन के क्लास का था, और पढ़ाने के बाद इसका नाम दिया शांत। ये तुम्हारे क्लास का है कि बच्चों को समझाएंगे, देखो बाबू ये जो तुम बनाए हो ये शांत है, और इसको हम शांत लिखेंगे, और ये अशांत है इसको शांत। ये संक्रिया है, संक्रिया के बारे में बच्चों को बताना है, यही चीज है। और कुछ दिक्कत है तो बोलो। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सवाल आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको जवाब दे देंगे। अगर फिर भी लगेगा नहीं हो पा रहा है, देन हम कॉल करके जवाब दे देंगे, या फिर तुम खुद कॉल करके सवाल कर लेना, कोई इश्यू नहीं।
ठीक है। और 3 वीडियो इस पूरे तुम्हारे डीएलएड वाले S7 का हम बनाया है, उसको सब लोग देख लो। फिर से बोल देना, देख लेना अच्छे से, जिसका छूटा है जो नहीं रहा होगा वो देख लेना, पूरे क्लास का वीडियो है वो, है कि नहीं। और अभी भी जो क्लास लिया है इसका भी वीडियो बन जाएगा आज, ठीक है। तो इसको भी देख लेना। और अगर अभी भी कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। इट विल बी माई बेनिफिट, एटलीस्ट कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा लेकिन लगेगा चलो, है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो तुम सवाल कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास भी आपकी होने वाली है, उसमें जाइए। कोई बाहर नहीं निकलेगा, प्लीज स्टे एट होम।